हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी मिस पाल, जो लिखा गया है लेखक मोहन राकेश के द्वारा। यह कहानी जो है दो लोगों के बीच में घूमती है। पहला जो है वो मिस पाल है और दूसरी जो है वो खुद लेखक है। तो कैसे मिस पाल और लेखक आपस में मिलते हैं और कहाँ उनका मिलना होता है और क्यों वो बिछड़ते हैं और कैसे लेखक मिस पाल के साथ समय बिताते हैं, इसके बारे में इस कहानी में हम आगे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा जो कहानी है मिस पाल, जो लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। तो कहानी शुरू होती है। वह दूर से दिखाई देती आकृति मिस पाल की हो सकती थी, फिर भी विश्वास करने के लिए मैंने अपना चश्मा ठीक किया। निसंदेह वह मिस पाल ही थी। यह तो खैर मुझे पता था कि उन दिनों कुल्लू में ही रहती थी, पर इस तरह अचानक उनसे भेंट हो जाएगी यह नहीं सोचा था। और उसे सामने देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह अस्थायी रूप से कुल्लू और मनाली के बीच उस छोटे से गांव में रहती हो। जब वह दिल्ली से नौकरी छोड़कर आई थी तो लोगों ने उसके बारे में क्या क्या नहीं सोचा था। बस रायसन के डाक खाने के पास पहुंचकर रुक गई। मिस पाल डाक खाने के बाहर खड़ी पोस्टमास्टर से कुछ बात कर रही थी। हाथ में वो एक थैला लिए। बस के रुकने पर ना जाने किस बात के लिए पोस्टमास्टर को धन्यवाद देती हुई वह बस की तरफ मुड़ी। तभी मैं उतरकर उसके सामने पहुंच गया। एक आदमी ने अचानक सामने आ जाने से मिस पाल थोड़ा अचकचा गई, मगर मुझे पहचानते ही उसका चेहरा खुशी और उत्साहित से खिल गया। रंजीत, तुम? उसने कहा। तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़े? मैं इस बस से मनाली से आ रहा हूँ, मैंने कहा। अच्छा, मनाली? तुम कब से आए हुए थे? 8-10 दिन हुए थे आया था, आज वापस जा रहा हूँ। आज ही जा रहे हो? मिस पाल के चेहरे से आधा उत्साह गायब हो गया। देखो कितनी बुरी बात है कि 8-10 दिन से तुम यहाँ हो और मुझसे मिलने की तुमने कोशिश भी नहीं की। तुम्हें यह तो पता ही था कि मैं आजकल कुल्लू में हूँ। हाँ, यह तो पता था, पर यह नहीं पता था कि कुल्लू के किस हिस्से में हो। अब भी तुम अचानक ही दिखाई दे दी गई। नहीं, मुझे कहाँ से पता चलता कि तुम इस जंगल को आबाद कर रहे। सचमुच बहुत बुरी बात है, मिस पाल उल्हाने के स्वर में बोली। तुम इतने दिनों से यहाँ हो, मुझसे तुम्हारी भेंट हुई आज जाने कितने वक्त बाद। ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पाल ने कुछ चिढ़कर ड्राइवर की तरफ देखा और एक साथ छिड़कने और क्षमा मांगने के स्वर में कहा, बस जी 1 मिनट, मैं भी इस बस से कुल्ली चली रही हूँ, मुझे कुल्लू की एक सीट दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, तुम इस बस से कहाँ जा रहे हो? आज तो इस बस से जोगिंदर नगर जाऊंगा, वहां एक दिन रहकर कल सुबह आगे की बस पकड़ूंगा। ड्राइवर अब और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पाल ने एक बार क्रोध और बेबसी के साथ उसकी तरफ देखा और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली, अच्छा, कुल्लू तक तो हम लोग का साथ है ही, और बात कुल्लू पहुंच कर करें। मैं तो कहती हूँ तुम 2-4 दिन यहीं रुको, फिर चले जाना। बस में पहले ही बहुत भीड़ थी। 2-3 आदमी वहां से और चढ़ गए थे, जिसमें अंदर खड़े होने की जगह भी नहीं थी। मिस पाल दरवाजे के अंदर जाने लगी तो कंडक्टर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। मैंने कंडक्टर से बहुतेरे कहा कि अंदर मेरे वाली जगह खाली है, मिस पाल वहां बैठ जाएंगी और मैं भीड़ में किसी तरह खड़ा होकर चला जाऊंगा। मगर कंडक्टर एक बार जिद पर अड़ा तो अड़ा ही रहा कि और सवारी वह नहीं ले सकता। मैं अभी उससे बात कर ही रहा था कि ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। मेरा सामान बस में था, इसलिए मैंने दौड़कर चलती बस में सवार हो गया। दरवाजे से अंदर जाते हुए मैंने एक बार मुड़कर मिस पाल की तरफ देखा। वह इस तरह अचकचाई सी खड़ी थी जैसे कोई उसके हाथ से उसका सारा सामान छीनकर भाग गया। उसे समझ नहीं आ रहा हो कि अब
करना क्या चाहिए। बस हल्के हल्के मोड़ काटती कुल्लू की तरफ बढ़ने लगी। मुझे अफसोस होने लगा कि मिसपाल को बस जगह नहीं मिली। मैंने ही क्यों ना अपना सामान वहां उतरवा लिया। मेरा टिकट जोगिंदर नगर का था, पर यह जरूरी नहीं था कि उस टिकट से जोगिंदर नगर तक जाऊं। मगर मिसपाल से भेंट कुछ ऐसे आकस्मिक ढंग से हुई थी और निश्चय करने के लिए समय इतना कम था कि मैं यह बात उस समय सोच भी नहीं सका था। थोड़ा समय और मिलता तो मैं जरूर कुछ देर के लिए वहां उतर जाता। उतने समय में तो मैं मिसपाल से कुशल समाचार भी नहीं पूछ सका। हालांकि मन में उसके संबंध में कितना कुछ जानने की उत्सुकता थी। उसके दिल्ली छोड़ने के बाद लोग उसके बारे में जाने क्या क्या बात करते रहे थे। किसी का ख्याल था कि उसने कुल्लू में एक रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी कर ली। मेजर ने अपने सेब के बगीचे उसके नाम कर दिए। किसी की सूचना थी कि वहाँ सरकार की तरफ से वजीफा मिल रहा है और वह करती वर्ती कुछ नहीं, बस घूमती और हवा खाती। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि मिसपाल का दिमाग खराब हो गया है और सरकार उसे इलाज के लिए अमृतसर पागल खाने में भेज रही है। मिसपाल एक दिन अचानक अपनी लगी हुई 500 की नौकरी छोड़कर चली आई थी। उसे लोगों में उसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। जिन दिनों मिसपाल ने त्यागपत्र दिया था, मैं दिल्ली में नहीं था, लंबी छुट्टी लेकर बाहर गया था। मगर मिसपाल की नौकरी छोड़ने का कारण मैं काफी हद तक जानता था। वह सूचना विभाग में हम लोगों के साथ काम करती थी। राजेंद्र नगर में हमारे घर से 10-12 घर छोड़कर रहती थी। दिल्ली में भी उसका जाना जीवन काफी अकेला था, क्योंकि दफ्तर से ज्यादातर लोग से उसका मनमुटाव था। बाहर के लोग से वह मिलती बहुत कम थी। दफ्तर का वातावरण उसे अपने अनुकूल नहीं लगता था। वह वहाँ एक दिन जैसे गिनकर काटती थी। उसे हर एक से शिकायत थी। वह घटिया किस्म का आदमी है जिसके साथ उसका उठना बैठना नहीं हो सकता। ये लोग इतने ओछे और बेईमान हैं, वह कहा करती। इतनी छोटी और कमीनी बातें करते हैं कि मेरा इनके बीच काम करते हर वक्त दम घुटता रहता है। जाने क्यों ये लोग इतनी छोटी छोटी बातें एक दूसरे से लड़ते हैं और छोटे छोटे स्वार्थों के लिए एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते रहते हैं। मगर उस वातावरण में उसके दुखी रहने का मुख्य कारण दूसरा था, जिसे वह मुंह से स्वीकार नहीं करता। लोग इस बात को जानते थे, इसलिए जानबूझकर उसे छोड़ने के लिए कुछ न कुछ कहते रहते। बुखारिया तो रोज ही उसके रंग रूप पर कोई न कोई टिप्पणी कर देता था। क्या बात है मिसपाल, आज रंग बहुत निखर रहा है। दूसरी तरफ से जोरावर सिंह बात जोड़ देता था। आजकल मिसपाल पहले से स्लिम भी होती जा रही है। मिसपाल इन संकेतों से बुरी तरह परेशान हो उठती और कई बार ऐसे मौके पर कमरे से उठकर चली जाती। उसकी पोशाक पर भी लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते रहते थे। वह शायद अपने मोटापे की क्षतिपूर्ति के लिए ही बाल छोटे कटवाती थी, बगैर बाह की कमीजें पहनती थी और बानव श्रृंगार से चिढ़ होने पर भी रोज काफी समय मेकअप पर खर्च करती थी। मगर दफ्तर में दाखिल होते ही उसे किसी न किसी के मुंह से ऐसी बात सुनने को मिल जाती। मिसपाल, इस नई कमीज का डिजाइन बहुत अच्छा है, आज तो गजब ढा रही हो तुम। मिसपाल को इस तरह की हर बात दिल में चुभ जाती। जितनी देर दफ्तर में रहती उसका चेहरा गंभीर बना रहता। जब 5 बजते तो वो इस तरह अपनी मेज से उठती जैसे कई घंटे की सजा भोगने के बाद उसे छुट्टी मिली हो। दफ्तर से उठकर वो सीधी अपने घर चली जाती। अगले दिन सुबह दफ्तर के निकलने तक वहीं रहती। शायद दफ्तर के लोगों से तंग आ जाने की वजह से वह और लोगों से भी मेल जोल नहीं रखना चाहती। मेरा घर पास होने की वजह से, या शायद इसलिए कि दफ्तर के लोगों में मैं ही था जिसने उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। वह कभी शाम को हमारे यहाँ चली आती थी। मैंने अपनी बुआ के पास रहता था और मिसपाल मेरी बुआ और उसकी लड़कियों से काफी घुल मिल गई थी। कई बार घर के कामों में वह उनका हाथ भी बटा देती थी। किसी दिन हम उसके यहाँ चले जाते थे। वह घर में समय बिताने के लिए संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती थी। हम लोग पहुंचते तो उसके कमरे से सितार की आवाज आ रही।
होती या वह रंग और रुचियों के लिए किसी तस्वीर में उलझी होती, मगर वह इन दिनों दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रही होती, तो अपने तख्त पर बिछे मुलायम गद्दे पर दो तकियों के बीच लेटी छत को ताक रही होती। उसके गद्दे पर जो झीना रेशमी कपड़ा बिछा रहता, उसे देखकर मुझे बहुत चिढ़ होती थी। मन करता था कि उसे खींचकर बाहर फेंक दूं। उसके कमरे में सितार, तबला, रंग, कैनवस, तस्वीरें, कपड़े तथा नहाने और चाय बनाने का सामान इस तरह उलझे बिखरे रहते कि बैठने के लिए कुर्सियों का उद्धार करना एक समस्या हो जाती। कभी मुझे उसके झीने रेशमी कपड़े वाले तख्त पर बैठना पड़ जाता तो मुझे मन ही में बहुत परेशानी होती। मन करता जितनी जल्दी हो वहां से उठ जाऊं। मिस पाल अपने कमरे के चारों तरफ खोज कर जाने कहां से एक चायदानी और 3-4 टूटी प्यालियां निकाल ले और हम लोगों को फर्स्ट क्लास बोहेमियन कॉफी पिलाने की तैयारी करने लगती। कभी वह लोगों को अपनी बनाई तस्वीरें दिखाती और हम तीनों, मैं और मेरी दोनों बहनें, अपना अज्ञान छिपाने के लिए उसकी प्रशंसा कर देती। मगर कई बार वह हमें बहुत उदास मिलती और ठीक ढंग से बात भी नहीं करती। मेरी बहनें ऐसे मौके पर उससे चिढ़ जाती और कहती कि वे उसके यहाँ फिर नहीं आएंगे, मगर मुझे ऐसे अवसर पर मिस पाल से ज़्यादा सहानुभूति होती। आखिरी बार जब मैं मिस पाल के यहाँ गया, मैंने उसे बहुत ही उदास देखा। मेरा उन दिनों अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था और मैंने कई दिन अस्पताल में रहकर आया था। मिस पाल उन दिनों रोज अस्पताल में खबर पूछने आती रहती थी। बुआ अस्पताल में मेरे पास रहती, पर खाने पीने का सामान इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल था। मिस पाल सुबह सुबह आकर सब्जियां और दूध दे जाती थी। जिस दिन मैं उनके यहाँ गया, उससे एक दिन पहले मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली और मैं काफ़ी कमज़ोर था। फिर भी उसने मेरे लिए जो तकलीफ उठाई थी, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता था। मिस पाल ने दफ्तर से छुट्टी लेके रखी और कमरा बंद की अपने गद्दे पर लेटी थी। मुझे पता लगा कि शायद वह सुबह से नहाई भी नहीं है। क्या बात है मिस पाल, तबीयत तो ठीक है? मैंने पूछा। तबीयत ठीक है, उसने कहा, मगर मैंने नौकरी छोड़ने की सोच रही हूँ। क्यों, कोई खास बात हुई है क्या? नहीं, खास बात क्या होगी, बस इतनी है कि मैं ऐसे लोगों के बीच काम नहीं कर सकता। मैं सोच रही हूँ कि दूर से किसी खूबसूरत से पहाड़ी इलाके में चली जाऊँ, वहाँ रहकर संगीत और चित्रकला का ठीक से अभ्यास करूँ। मुझे लगता है मैं खामखा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की ज़िंदगी जीने का आखिर मतलब ही क्या है। सुबह उठती हूँ, दफ्तर चली जाती हूँ, वहाँ 7-8 घंटे खराब करके घर आती हूँ, खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। यह सारा का सारा सिलसिला मुझे बिल्कुल बेमानी लगता है। मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़रूरतें ही कितनी हैं। मैं कहीं भी जाकर एक छोटा सा कमरा या सैक लूँ तो थोड़ा सा ज़रूरत का सामान अपने पास रखकर 50-60 या 100 रुपए में गुजारा कर सकता। यहाँ मैं जो 500 लेती हूँ, वे 5 के 500 हर महीने खर्च हो जाते। जिस तरह खर्च हो जाते हैं, यह खुद मेरी समझ में नहीं आता। पर अगर ज़िंदगी इसी तरह चलती रही तो क्यों मैं खामखा दफ्तर आने जाने का भार ढोती रहूं। बाहर रहने में कम से कम अपनी स्वतंत्रता तो होगी। मेरे पास कुछ रुपए पहले के हैं, कुछ मुझे प्रोविडेंट फंड के मिल जाएंगे। इतने में एक छोटी सी पर मेरी काफ़ी दिन गुजारा हो सकता। मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जहाँ यहाँ की गंदगी ना हो और लोग इस तरह की छोटी हरकतें ना करते। ठीक से जीने के लिए इंसान को कम से कम इतना तो महसूस होना ही चाहिए कि उसके आसपास का वातावरण उजला और साफ है और वह एक मेंढक की तरह गंदले पानी में नहीं जी रहा। मगर तुम यह कैसे कह सकती हो कि तुम जाकर रहोगी, वहाँ हर चीज वैसी ही होगी जैसा तुम चाहती हो। मैं तो समझता हूँ कि इंसान जहाँ भी चला जाए, अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें उसे अपने आसपास मिलेंगी। तुम यहाँ के वातावरण से घबराकर कहीं और जाती हो तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वहाँ का वातावरण भी तुम्हें ऐसा ही नहीं लगेगा। इसलिए मेरे ख्याल से नौकरी छोड़ने की बात तुम गलत सोचती। तुम यहीं रहो, अपना संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो। लोग जैसी बात करते हैं करने दो। पर मिस पाल की वितंत्रणा इससे कम नहीं। तुम नहीं समझते रंजी,
वह बोली, यहाँ ऐसे लोग के बीच और रहूंगी तो मेरा दिमाग बिल्कुल खोखला हो जाएगा। तुम नहीं जानते कि जो मेरे तुम्हारे लिए सुबह दूध और सब्जियां लेकर जाती रही हूँ, उसे लेकर भी लोग क्या क्या बातें करते रहते हैं। जो लोग अच्छे से अच्छा काम करते ऐसा कमीना मतलब देते हैं, तो उसके बीच आदमी रह ही कैसे सकता है। मैंने यह सब बहुत दिन सहर लिया है, अब मुझे और नहीं सहा जाता। मैं सोच रही हूँ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाऊँ। बस यही एक बात तय नहीं कर पा रही हूँ कि जाऊँ कहाँ। अकेली होने से किसी अनजान जगह जाकर रहते डर लगता है। तुम जानते ही हो कि मैं और बात बीच बीच में छोड़कर वो उठ खड़ी हूँ। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ चाय वाय तो बनाऊँ? तुम भी अस्पताल से निकल कर आए हो और मैं हूँ कि अपनी ही बात किए जा रही। तुम्हें अभी कुछ दिन घर पर आराम करना चाहिए। अभी से इस तरह चलना फिरना ठीक नहीं। मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैंने कहा। मैं तुम्हें कुछ समझा तो नहीं सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम लोगों की बातों को जरूरत से ज़्यादा महत्व दे रही। मेरा यह भी ख्याल है कि लोग वास्तव में उतने बुरे नहीं हैं जितना तुम उन्हें समझती हो। अगर तुम इस नज़र से सोचो कि इस बात को रहने दो, मिस पाल ने मेरी बात बीच में ही काट दी। मैंने इन लोगों से दिल से नफरत करती। तुम इन्हें इंसान समझते हो, मुझे तो ऐसा लोगों से अपनी पिंकी ज़्यादा अच्छा लगता है। उन दिनों सबसे कहीं ज़्यादा शक है। पिंकी मिस पाल का छोटा सा कुत्ता था। वह कुछ देर से गोदी में लिए उसके बालों पर हाथ फेरती रही। मैंने पहले भी कई बार देखा था, वह उस कुत्ते को एक बच्ची की तरह प्यार करती। उसे खाना खिलाकर बच्चों की तरह ही तौलिए से उसका मुंह पोंछती है। मैं कुछ देर बाद वहां से उठकर चला तो मिस पाल पिंकी को गोद में लिए मुझे बाहर दरवाजे तक छोड़ने आई। अंकल को टाटा करो, वह पिंकी की एक उंगली टांग हाथ से हिलाते हुए बोली। टाटा टाटा। मैं लंबी छुट्टी से वापस आया तो मिस पाल त्यागपत्र देकर जा चुकी थी। वह अपने बारे में लोगों को इतना ही बताकर गई कि वह कुल्लू के किसी गांव में बसने जा रही है। बाकी बातें लोगों की कल्पना ने अपने आप जोड़ दी थी। बस ब्यास के साथ साथ मोड़ काट रही थी और मेरा मन हो रहा था कि लौटकर रायसन चला जाऊं। मैं मनाली में 10 दिन अकेला रहकर ऊब गया था और मिस पाल थी कि कई महीने से वहां रहती। मैं जानना चाहता था कि वो अकेली वहां कैसा महसूस करती है और नौकरी छोड़ने के बाद उसने क्या क्या कुछ कर डाला है। यूं एक अपरिचित स्थान पर किसी पुराने परिचित से मिलना और बातें करने का भी अपना आकर्षण होता है। बस जब कुल्लू पहुंचकर रुकी तो मैंने अपना सामान वहां उतरवाकर हिमाचल राज्य परिवहन के दफ्तर में रखवा दिया और रायसन के लिए वापसी की पहली बस पकड़ ली। बस ने 15-20 मिनट में मुझे रायसन के बाजार में उतार दिया। मैंने वहां एक दुकानदार से पूछा कि मिस पाल कहाँ रहती है। मिस पाल कौन है भाई? दुकानदार ने अपने पास बैठे युवक से पूछा। वह तो नहीं, वह कटे बालों वाली मिस। हाँ, वही होगी। दुकानदार में और भी 4-5 व्यक्ति थे। उन सब की आंखें मेरी तरफ घूम गई। मुझे लगा जैसे वे मन में यह तय करना चाह रहे कि कटे बालों वाली मिस के साथ मेरा क्या रिश्ता होगा। चलिए मैं आपको उसके यहाँ छोड़ आता हूँ, कहकर युवक दुकान से उतरा। सड़क पर मेरे साथ चलते हुए उसने पूछा, क्यों भाई साहब, यह मिस यहाँ अकेली क्या करती? हाँ, अकेली ही है। कुछ देर हम लोग चुप रहकर चलते रहे। फिर उसने पूछा, आप उसके क्या लगते हैं? मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसका क्या उत्तर दूं। पल भर सोचकर मैंने कहा, मैं रिश्तेदार नहीं, उसे वैसे ही जानता हूँ। सड़क के बाईं तरफ थोड़ा ऊपर को जाकर हम लोग एक खुले मैदान में पहुंच गए। मैदान चारों तरफ से पेड़ों से घिरा था और बीच में 5-6 जालीदार कॉटेज बने थे जो बड़े बड़े मुर्गी खाने जैसे लगते। लड़का मुझे बताकर उसमें पहला कॉटेज मिस पाल का है, वहां से लौट गया। मैंने जाकर कॉटेज का दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से मिस पाल की आवाज़ सुनाई दी। एक मेहमान है मिस, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला है, आ जाइए। मैंने दरवाज़ा धकेल कर खोल दिया और अंदर चला गया। मिस पाल ने एक चारपाई पर अपना गद्दा लगा रखा था। उसी तरह 2 तकियों के बीच लेटी थी जैसे दिल्ली में अपने तख्त पर लेटी रहती थी। सिरहाने के पास एक खुली हुई पुस्तक रखी थी। बर्ट्रैंड रसेल की कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस में देखकर
तय नहीं कर सका कि वह पुस्तक पढ़ रही थी या लेटी हुई सिर्फ छत की तरफ देख रही थी। मुझे देखते ही वह चौंक कर बैठ गई। अरे तुम? हाँ मैं। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि गया आदमी फिर वापस भी आ सकता है। बहुत अजीब आदमी हो तुम। वापस आना था तो उसी समय क्यों नहीं उतर गए? बजाय इसके कि शुक्रिया अदा करो जो 7 मील जाकर वापस चला आया। शुक्रिया अदा करती अगर तुम उसी समय उतर जाते और मुझे बस में अपनी सीट ले लेने देते। मैंने ठहाका लगाया और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। वहां भी चारों तरफ वही बिखराव और अव्यवस्था थी जो दिल्ली में उसके घर दिखाई दिया करती। हर चीज दूसरी चीज की जगह काम में लाई जा रही थी। एक कुर्सी ऊपर से नीचे तक मैले कपड़ों से लदी थी, दूसरी पर कुछ रंग बिरंगे बिखरे थे और एक प्लेट रखी थी जिसमें बहुत सी कीलें पड़ी थी। बैठो, मैं झट से तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मिस पाल व्यस्त होकर उठने लगी। अभी मुझसे बैठने को तो कहा ही नहीं और चाय की फिक्र पहले ही करने लगी। मैंने कहा मुझे बैठने की जगह बता दो और चाय वाय रहने दो। इस वक्त तुम्हारी बोहेमियन चाय पीने का जरा मन नहीं है तो मत पियो। मुझे कौन झंझट करना अच्छा लगता है। बैठने की जगह मैं अभी बनाई देती। और कपड़े अपड़े हटाकर उसने एक कुर्सी खाली कर दी। बाईं तरफ एक बड़ी सी मेज थी और उस पर भी इतनी चीजें पड़ी थी कि कहीं कोहनी रखने तक की जगह नहीं। मैंने बैठकर टांगे फैलाने की कोशिश की तो पता चला कपड़ों के ढेर के नीचे मिस पाल ने अपने बनाए खांखे रखे। मिस पाल फिर से अपना बिस्तर में तकियों के सहारे बैठ गई थी। गद्दे पर उसने वही झीना रेशमी कपड़ा बिछा रखा था जिसे देखकर मुझे चिढ़ हुआ करती थी। मेरा उस समय भी मन हुआ कि उस कपड़े को निकालकर फाड़ दूं या कहीं आग में झोंक दूं। मैंने सिगरेट सुलगाने के लिए मेज से दिया सलाई की डिबिया उठाई मगर खोलते ही वापस रख दी। डिबिया में दिया सलाई नहीं थी, गुलाबी सा रंग भरा था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर और डिबिया कहीं दिखाई नहीं दी। दिया सलाई किचन में होगी, मैं अभी लाती, कहती हुई मिस पॉल फिर से उठी और कमरे से चली गई। मैंने उतनी देर आसपास देखता रहा। मुझे फिर उस दिन की याद आ गई जिस दिन मैं मिस पॉल के घर देर तक बैठा उससे बातें करता था। पिंकी से मिस पॉल के टाटा करने की बात याद आने में मैं हंस दिया। तभी मिस पॉल दिया सलाई की डिबिया ले आई। मेरे अकेले में हंसना शायद उसे बहुत अस्वाभाविक लगा। वह सहसा गंभीर हो गई। किसी ने कुछ पिला विला दिया है क्या? मुझे मजाक और शिकायत के स्वर में कहा। मैंने इस तरह लौटकर अपने आने की बात पर हंस रहा हूँ जैसे अपने को ही अपने झूठ का विश्वास दिलाने के लिए मैंने अपनी हंसी की नकल की और कहा, मैं सोच भी नहीं सकता कि इस अनजान जगह पर अचानक तुमसे भेंट हो जाए। और तुम्ही ने कहाँ सोचा होगा जो आदमी बस में आगे चला गया था वह घंटा भर बाद तुम्हारे कमरे में बैठकर तुमसे बात कर रहा होगा। और विश्वास करके मैंने अपने हंसने के कारण की व्याख्या कर दी। मैंने पूछा, तुम्हारी पिंकी कहाँ है? यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। मिस पॉल पहले से गंभीर हो गई। मुझे लगा उसका चेहरा अब काफी रूखा लगने लगा। आंखों में लाली भर रही थी जैसे कई रातों से वो ठीक से सोई ना। पिंकी को यहाँ आने के बाद एक रात सर्दी लग गई थी। उसे अपनी मुसास दबा कर कहा। मैंने उसे कितनी भी गर्म चीजें पिलाई पर वह 2 दिन में चलता बना। मैंने विषय बदला। उससे शिकायत करने लगा कि वह अपने बारे में बिना किसी को ठीक बताए दिल्ली से चली आई। यह उसने ठीक नहीं किया। दफ्तर में अब लोग मिस पॉल की बात करके हंसते होंगे। उसे ऐसा पूछा जैसे वह स्वयं उस मिस पॉल से भिन्न हो जिसके बारे में वो सवाल पूछ रही थी। पर उसकी आंखों में यह जानने की बहुत उत्सुकता भर रही थी कि मैं उसके सवाल का क्या जवाब देता हूँ। लोगों की बातों को तुम इतना महत्व क्यों देती हो? मैंने कहा, लोग वैसी बातें इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में मनोरंजन के दूसरे साधन बहुत कम होते हैं। जब वह व्यक्ति चला जाता है तो 2-3-4 दिन में वह भूल जाते हैं कि संसार में उसका अस्तित्व था भी या नहीं। कहते कहते मुझे एहसास हो आया कि मैंने यह कहकर गलती कर दी। मिस पॉल मुझसे यही सुनना चाहती थी कि लोग अब भी उसके बारे में उसी तरह बात करते हैं और उसी तरह उसका मजाक उड़ाते हैं। यह विश्वास उसके लिए अपने वर्तमान को सार्थक समझने के लिए जरूरी था। हो सकता है तुम्हारे सामने बात ना करते, मिस पॉल बोली, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग अमित्र रहे हैं। नहीं वो
कमीने लोग बात करने से बाज कहाँ आ सकते। अच्छा था कि मिसपाल ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने समझा कि मैं झूठ मूठ उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है बात करते भी हो। मैंने कहा, पर तुम अब उन लोगों की बात क्यों सोचते? कम से कम तुम्हारे लिए तो उन लोगों का अस्तित्व ही नहीं है। मेरे लिए उन लोगों का अस्तित्व कभी था ही नहीं। मिसपाल ने मुंह बिचका दिया। मैं उनमें से किसी को अपने पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं समझती। आंखों से लग रहा था जैसे अब भी उन लोगों को अपने पास देख रही और उसे खेद हो कि वह ठीक से उसने प्रतिशोध क्यों नहीं ले पा रही। तुम्हें पता है कि रमेश का फिर लखनऊ ट्रांसफर हो गया। मैंने बात बदल दी। अच्छा, मुझे पता नहीं था, पर उसने उस संबंध में जानने की उत्सुकता प्रकट नहीं की। फिर भी उसे रमेश के ट्रांसफर का हिस्सा विस्तार से सुनाने लगा। मिसपाल हूँ करती थी, पर यह साफ था कि वह अपने अंदर ही कहीं खो गई। मैं रमेश की बात कह चुका तो कुछ क्षण हम दोनों चुप रहे। फिर मिसपाल बोली, देखो, मैंने तुम्हें सच कहती रंजीत, मुझे वहां उन लोगों के बीच एक एक पल काटना असंभव लगता था। मुझे लगता था मैं नर्क में रहती। तुम्हें पता ही है, मैं दफ्तर में किसी से बात करना पसंद नहीं करती। मैं सुबह मनाली बिना नाश्ता किए चला था, इसलिए मुझे भूख लगाई थी। मैंने बात को रोटी के प्रकरण पर ले आना उचित समझा। मैंने उससे पूछा कि उसने खाने की क्या व्यवस्था कर रखी है, खुद बनाती है या कोई नौकर रख रखा है। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? मिसपाल अब दफ्तर के माहौल से बाहर निकल आई। लगी हो तो उधर मेरे साथ किचन में चलो। जो कुछ बना है इस वक्त तुम्हें उसी में से थोड़ा बहुत खा लेना होगा। शाम को मैं तुम्हें ठीक से बनाकर खिलाऊंगी। मुझे तुम्हारे आने का पता होता तो मैं इस वक्त भी कुछ और चीज बना रखती। यहाँ बाजार में तो कुछ मिलता नहीं। इसी दिन अच्छी सब्जी मिल जाए तो समझो बड़े भाग्य का दिन है। कोई दिन होता है जिस दिन एक आध अंडा मिल जाता है। शाम को मैं तुम्हारे लिए मछली बनाऊंगी। यहाँ की ट्राउट बहुत अच्छी होती है, मगर मिलती बहुत मुश्किल से है। मुझे खुशी हुई कि मैंने सफलतापूर्वक बात का विषय बदल दिया। मिसपाल बिस्तर से उठ खड़ी हो गई। मैंने भी कुर्सी से उठते हुए कहा, आओ चलकर तुम्हारा रसोई घर तो देख लूं। इस समय मुझे कसकर भूख लगी, इसलिए जो कुछ भी बना है वह मुझे ट्राउट से अच्छा लगेगा। शाम को मैं जोगिंदर नगर पहुंच जाऊंगा। मिसपाल दरवाजे से बाहर निकलते हुई सहसा रुक गई। तुम्हें शाम को जोगिंदर नगर ही पहुंचना है तो लौटकर क्यों आए थे? यह बात तुम गांठ से बांध लो कि आज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम्हें पता है कि इन दिनों महीनों में तुम मेरे यहाँ पहले ही मेहमान आए हो। मैं तुम्हें आज कैसे जाने दे सकता? तुम्हारे साथ कुछ सामान भी है, या ऐसे ही चले आए थे? मैंने उसे बताया कि मैं अपना सामान हिमाचल राज्य परिवहन के दफ्तर में छोड़ आया हूँ और उसे कह आया हूँ कि 2 घंटे में मैं लौट आऊँगा। अभी मैं पोस्टमास्टर से वहाँ टेलीफोन करवा दूँगी। कल तुम्हारा सामान यहाँ ले आएंगे। तुम कम से कम 1 सप्ताह यहाँ रहोगे, समझे? मुझे पता होता कि तुम मनाली में आए हो तो मैं भी कुछ दिन के लिए वहाँ चली आती। आजकल तो मैं यहाँ, खैर तुम्हें पहले उधर तो आओ, नहीं तो भूख के मारे ही यहीं से भाग जाओगे। मैं इस नई स्थिति के लिए तैयार नहीं था। उस संबंध में बाद में बात करने की सोचकर मैं उसके साथ रसोई घर चला गया। रसोई घर में कमरे जितनी अराजकता नहीं थी, शायद इसलिए कि वहाँ सामान ही बहुत कम था। वह कपड़े की आराम कुर्सी थी जो लगभग खाली ही थी। उस पर सिर्फ नमक का एक डब्बा रखा हुआ था। शायद मिसपाल उस पर बैठकर खाना बनाती। खाना बनाने का और सारा सामान एक टूटी हुई मेज पर रखा था। कुर्सी पर रखा हुआ डिब्बा उसने जल्दी से उठाकर मेज पर रख दिया और इस तरह मेरे बैठने के लिए जगह कर। फिर मिसपाल ने जल्दी जल्दी स्टोव जलाया और सब्जी की पतीली उस पर रख। कलछी साफ नहीं थी, वह उसे साफ करने के लिए बाहर चली गई। लौटकर उसने कलछी को पोंछने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिला। उसने अपनी कमीज से ही उसे पोंछ लिया और सब्जी को हिलाने लगी। 2 आदमियों का खाना है भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा? मैंने पूछा। खाना बहुत है, मिसपाल झुककर पतीली में देखती हुई बोली। क्या क्या है? मिसपाल कलछी से पतीली में टटोल कर देखने लगी। बहुत कुछ है, आलू भी है, बैगन भी है और शायद बीच में एक आध टिंडा भी। यह सब्जी मैंने
परसों बनाई थी। परसों? मैं ऐसे चौंक गया जैसे मेरा माथा सहसा किसी चीज से टकरा गया हो। मिस पाल कलछी चलाती रही। हर रोज तो नहीं बना पाती हूँ, वह बोली। रोज बनाने लगूं तो बस खाना बनाने में ही रहूंगी, और हम अपने अकेले के लिए रोज बनाने का उत्साह भी तो नहीं होता। कई बार मैं सप्ताह भर का खाना एक साथ बना लेती हूँ और फिर निश्चित होकर खाती रहती हूँ। कहो तो तुम्हारे लिए भी मैं अभी ताजा बना दूँ। तो चपातियां भी क्या परसों ही बना रखी है? तो चपातियां भी क्या परसों की बना के रखी हो? मैं अन्यास कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आओ इधर आकर देख, खा सकोगे या नहीं? वह कोने में रखे हुए बैत के संदूक के पास चली गई। मैं भी उसके पास पहुंच गया। मिस पाल ने संदूक का ढक्कन उठा दिया। संदूक में 25-30 शुष्क चपातियां पड़ी थी। शुष्क उन सब ने कई तरह की आकृति धारण कर ली। मैं संदूक के पास से आकर फिर कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारे लिए ताजा चपातियां बना देती, मिस पाल एक अपराधी की तरह हुए देखती हुई बोली। नहीं नहीं, जो कुछ बना है वही खाएंगे, मैंने कहा, मगर अपनी इस भलमन साहत के लिए मेरी मन अंदर ही अंदर कुड़ गया। मिस पाल संदूक का ढक्कन बंद करके स्टोव के पास लौट आई। सब्जी 3 दिन से ज्यादा नहीं चलती, वह बोली। बाद में मैं प्याज और नमक के साथ काम चलाती। यहाँ आलूचे बहुत मिल जाते हैं, इसलिए मैं बहुत सा आलूचे का जैम बना रखा है। खाकर देखो, अच्छा जैम है। ठहरो, तुम्हें प्लेट में देती। वह फिर जल्दी से बाहर चली गई और कमरे से किलो वाली प्लेट खाली करके ले आई। गिलास में वह बोली, सरसों का तेल रखा है, पानी तुम प्याली में ही ले लोगे या? ट्राउट मछली खाना खाते समय और खाना खा चुकने के बाद भी मिस पाल के दिमाग पर ट्राउट मछली की बात ही सवार रही। जैसे भी हो, शाम को वह ट्राउट मछली बनाई। उसके ओंठ की वजह से मैंने उसे कह दिया कि मैं अगले दिन सुबह तक वहां रह जाऊंगा। मिस पाल ने आगे का फैसला अगले दिन पर छोड़ दिया था। उसे शाम के लिए कई और चीज़ों का इंतजाम करना था, क्योंकि ट्राउट मछली आसानी से तो बनती नहीं। पहली चीज घी चाहिए था। डिब्बे में घी नाम मात्र का ही था। प्याज और मसाला भी घर में नहीं था। मिट्टी का तेल भी चाहिए था। खाने के बाद हम लोग घूमने के लिए निकले तो वह पहले मुझे साथ बाजार ले गई। हटवार के पास भी घी नहीं था। इसके लिए मिस पाल ने पोस्ट मास्टर से अनुरोध किया कि वह अपने घर से उसे शाम के लिए आधा सेर घी भिजवा दे। अगले दिन कुल्लू से लाकर लौटा देगी। उसे उसने यह भी कहा कि वह अपने घर से थोड़ा फ्रेंच बीन भी उतरवा कर भेज दे, और कोई मछली वाला उधर से गुजरे तो उसके लिए सेर भर ट्राउट ले रखे। सब्बर वाला साहब, मैं आपको बहुत तकलीफ देता हूँ। वह चलने से पहले 7-8 बार उसे धन्यवाद देकर बोली। मगर देखिए, मेरे मेहमान आए हुए हैं और यहाँ ट्राउट के अलावा कोई अच्छी चीज मिलती नहीं है। देखती हूँ, अगर बाली मुझे मिल जाए तो मैं उसे कहूँगी कि वह मुझे दरिया से एक मछली पकड़ दे, मगर बाली का कोई भरोसा नहीं। आप जरूर मेरे लिए रखिएगा। मैंने मिसेस एंडकिंसन को भी कहला दिया, उन्होंने भी ले रखा ली तो मैं आज और कल दोनों दिन बना लूँ। ध्यान रखिए, कई बार मछली वाला आवाज नहीं लगाता और ऐसे ही निकल जाता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे सामान के लिए उसने कुल्लू में फोन करवा दिया। अब सड़क पर चलती हुई वह सुबह के नाश्ते की बात करने लगी। रात को तो ट्राउट हो जाएगी, मगर सुबह का नाश्ता क्या बनाया जाए? डबल रोटी यहाँ नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं उसमें शहद के टोस्ट ही बनाकर खिलाती। अच्छा खैर, देखो, सड़क पर धूप खिली फैली थी और भेड़ों और पशम के बकरों का रेवड़ हमारे आगे आगे चल रहा था। साथ 2 कुत्ते जीभ लपलपाते हुए पहरेदारी करते जा रहे थे। सामने से एक जीप के आ जाने से रेवड़ में खलबली मच गई। बकरी वाले भेड़ों को पहाड़ की तरफ धकेलने लगा। एक भेड़ का बच्चा ढलान से फिसल गया और नीचे से सिर उठाकर मिमियाने लगा। किसी बकरी वाले का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया तो मिस पाल सहसा परेशान हो उठी। ए भाई, देखो, वह बच्चा नीचे गिरा है। बकरी वाले, एक बच्चा नीचे खाई में गिर गया, उसे उठा ले आओ। ए भाई, एक दिन पहले वर्षा हुई थी, इसलिए ब्यास खूब चढ़ा हुआ था। नुकीली चट्टानों से छिलता और कटता हुआ पानी शोर करता हुआ बह रहा था। सामने दरिया पार करने का झूला था। झूलों की चरखियां घूम रही थी, रस्सियां इकट्ठी हो रही थी। झूला 2 व्यक्तियों के लिए हुआ इस पार से उस पार जा रहा था।
सहसा झूले में बैठे हुए दोनों व्यक्ति ही करके हंसने लगे, जैसे किसी को चिढ़ा रहे हों। फिर उसमें से एक ने जोर से छींक दिया। झूला उस पार पहुंच गया और वे व्यक्ति उसी तरह हंसते और छींकते हुए उस पर गए। झूला छोड़ दिया गया और उसकी रस्सियां इस सिरे से उस सिरे तक आधी गोलाई में फैल गई। जो व्यक्ति उधर जा उतरे थे वह किनारे से फिर एक बार जोर जोर से हंसे। तभी झूला खींचने वाले में एक लड़का मचान से उतरा, हमारे पास आ गया। वह ऐसी बात करने लगा जैसे अभी अभी कोई दुर्घटना होकर हटी हो। मिस साहब, उसने कहा, यह वही सुदर्शन है जिसने आपके कुत्ते को कुछ खिलाया था। अब भी शरारत करने से बाज नहीं आता। उस व्यक्ति के हंसने और चीखने का मिसपाल पर उतना असर नहीं हुआ जितना उस लड़के की बात का हुआ। उसका चेहरा एकदम से उतर गया और आवाज़ सुस्त हो गई। यह उधर के गांव का आदमी है ना? उसने पूछा। हाँ मिस साहब, तुम पोस्ट मास्टर को बताना, वे अपने आप इसे ठीक करते। मिस साहब, यह हमसे कहता है कि मिस साहब तुम इस वक्त आओ, अपना काम करो। मिस पाल को छिड़कर बोली, पोस्ट मास्टर से कहना कि वे इस एक दिन में ठीक कर देंगे। मगर मिस साहब, जाओ, फिर कभी उधर आकर बात करना। लड़के की समझ में नहीं आया कि मिस साहब से बात करने में उसे उस समय क्या अपराध हुआ। वह सिर लटकाए हुए चुपचाप वहां से लौट आया। कुछ देर हम लोग वहीं रुके रहे। मिस पाल जैसे थकी हुई सड़क के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। मैं दरिया के उस पार पहाड़ की चोटी पर उगे हुए वृक्षों की लंबी पंक्तियों को देखने लगा, जो नीले आकाश और गुब्बारों जैसे सफेद बादलों के खींचे हुए लकीर सी लगती। दरिया के दोनों तरफ पुल के सलेटी खंभे खड़े थे, जिन पर अभी पुल नहीं बना था। खंभों के आसपास से झड़कर थोड़ी थोड़ी मिट्टियां दरिया में गिर रही थी। मैंने उधर से आंख हटाकर मिसपाल की तरफ देखा। मिसपाल मेरी तरफ देख रही थी। शायद वह जानना चाह रही थी कि झूले वाली लड़की की बात का मेरे मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आगे चलें? मुझसे आंखें मिलाते ही उसने पूछा। हाँ चलो। मिसपाल उठ खड़ी हुई। उसकी सांस कुछ फूल रही थी। वह चलती हुई मुझे बताने लगी कि वह वहाँ के लोगों में कितनी तरह के अंधविश्वास है। जब पिंकी बीमार हुआ था तो वहाँ के लोगों ने सोचा था कि किसी ने उसे कुछ खिलवा दिया है। ये अनपढ़ लोग, मैंने इसकी बातों का विरोध भी नहीं किया। ये लोग अपने अंधविश्वास एक दिन में थोड़े ही छोड़ सकते हैं। इस चीज में जाने अभी कितने बरस लगेंगे। और रास्ते में चलते हुए बार बार मेरी तरफ देखती रही कि मुझे उसकी बात पर विश्वास हुआ या नहीं। मैंने सड़क से एक छोटा सा पत्थर उठा लिया, चुपचाप उसे उछालने लगा। काफी देर तक हम लोग खामोश रहे। वह खामोशी मुझे अस्वाभाविक लगने लगी, तो मैंने मिसपाल से वापस घर चलने का प्रस्ताव किया। चलो चलकर तुम्हारी बनाई हुई नई तस्वीरें ही देखी जाए, मैंने कहा। इन 3-4 महीनों में तो तुमने काफी काम कर लिया होगा। पहले घर चलकर एक प्याली चाय पीते हैं, मिसपाल बोली। सचमुच इस समय मैं चाय की गर्म प्याली के लिए जिंदगी की कोई भी चीज कुर्बान कर सकती। मेरा तो तन मन था कि घर से चलने से पहले ही एक एक प्याली पी लेते हैं, मगर फिर मैंने कहा कि पोस्ट मास्टर से कहने में देर हो जाएगी तो मछली वाला निकल जाएगा। इस बात ने मेरे मन को थोड़ा गुदगुदा दिया कि 3 महीने में आया हुआ पहला मेहमान उस समय मिस पाल के लिए अपनी तस्वीरों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। लौटकर कॉटेज में पहुंचते ही मिस पाल चाय बनाने में व्यस्त हो गई। वह आते हुए काफी थक गई थी, क्योंकि जरा सी चढ़ाई चढ़ने में ही उसकी सांस फूलने लगी थी। मगर वह जरा देर भी सुस्ताने के लिए नहीं रुकी। चाय के लिए उसकी यह व्यस्तता मुझे बहुत अस्वाभाविक लगी। शायद इसलिए मुझे खुद चाय की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। मिस पाल इस तरह चम्मचों और प्यालियों को ढूंढने के लिए परेशान हो रही थी जैसे उसके 10 मेहमान चाय का इंतजार कर रहे हैं। उस समय समझ नहीं आ रहा कि कैसे जल्दी से सारा इंतजाम करें। मैं घूमकर कमरे में और बरामदे में लगी हुई तस्वीरों को देखने लगा। जिस जिस तस्वीर पर भी मेरी नज़र मुझे पड़ी वह मेरी पहली देखी हुई है। कुछ बड़ी तस्वीरें थी जो मिस पाल पंजाब के एक मेले से बनाकर लाई थी। अब अजीब अजीब से चेहरे थे जिन पर हम लोग एक बार खबतियाँ कसते थे। जाने क्यों मिस पाल अपने चित्र के लिए सदा ऐसे ही चेहरे चुनती थी, जो किसी न किसी रूप में विकृत। मैंने सारा कमरा और बरामदा घूम लिया। 2-1 अधूरी तस्वीरों को छोड़कर मुझे एक भी नई चीज दिखाई नहीं दी। मैंने रसोई घर में जाकर मिस पाल से पूछा कि उनकी नई तस्वीरें कहाँ हैं। अजी छोड़ो भी, मिस पाल
प्यालियाँ धोती हुई बोली, चाय की प्याली पीकर हम लोग ऊपर की तरफ घूमने चलते हैं। ऊपर एक बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ का पुजारी तुम्हें ऐसे ऐसे किस्से सुनाएगा कि तुम सुनकर हैरान हो जाओगे। एक दिन वह बात कर रहा था, यहाँ कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ लोग पहले तो देवता से वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर बाद में अगर वर्षा नहीं होती है तो उसे हिडिंबा के मंदिर में जाकर रस्सी से लटका देते। है ना मजेदार बात? जो देवता तुम्हारा काम ना करे उसे फांसी लगा दो। मैं कहती हूँ रंजीत, यहाँ लोग में इतने अंधविश्वास हैं कि क्या कहा जाए। ये लोग अभी तक जैसे कौरवों पांडवों के जमाने में ही जीते हैं। आज के जमाने में इनका कोई संबंध ही नहीं है। और एक बार उड़ती नजर से मुझे देखकर वह चीनी ढूंढने में व्यस्त हो गई। अरे चीनी कहाँ चली गई? अभी हाथ में थी और अभी ना जाने कहाँ रख दी। देखो कैसी भुलक्कड़ हो गई हूँ। मेरा तो बस एक ही इलाज है कि कोई हाथ में छड़ी लेकर मुझे ठीक करे। यह भी कोई रहने का ढंग है जैसे मैं रहती हूँ? तुम्हें यहाँ के कुछ लैंडस्केप नहीं बनाए? मैंने पूछा। तस्वीरें तो बहुत सी शुरू की रखी है पर अभी तक पूरा नहीं कर सकी। मिस पाल जैसे उस मुश्किल स्थिति से बचने का प्रयत्न करती हुई बोली, अब किसी दिन लगकर सब तस्वीरें पूरी करूंगी। तारपीन का तेल भी खत्म हो चुका है, किसी दिन जाकर लाना है। कई दिनों से सोच रही हूँ कि मंडी जाकर कैनवास और रंग भी ले आऊं, पर यूं ही आलस कर जाती। कुछ ड्राइंग पेपर भी जिल्द कराने हैं। अब जाऊंगी किसी दिन और सारे काम एक साथ ही कराऊंगी। बात करते हुए मिस पाल की आंखें झुकी जा रही थी, जैसे वह अपने ही समान किसी चीज के लिए अपराधी हो और लगातार बात करने अपने अपराध के अनुभव को छिपाना चाहती हो। मैं चुपचाप रहकर उसे चाय में चीनी मिलाते देखता रहा। उसे देखते हुए उस समय मेरे मन में कुछ वैसा ही उदासी भरने लगी जैसी एक निरंजन समुद्र तट पर या ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई किसी एकांत पथरीली घाटी में जाकर अनायास मन में भर जाता है। कल से एक तो मैं अपने घर को ठीक करूंगी। मिस पाल क्षण भर बाद फिर उसी तरह बिना रुके बात करने लगी। एक तो घर का सारा सामान ठीक ढंग से लगाना है। तुम्हें पता है मैंने कितने चाव से दिल्ली में अपने कमरे के लिए जाली के पर्दे बनवाए थे। वह पर्दे जहाँ ज्यों के त्यों बक्से में बंद पड़े, मेरे लगाने का मन ही नहीं हुआ। मैं कल ही तारखान से कहकर पर्दा के लिए चौखट बनाऊंगी। खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान भी लाकर रखना चाहिए। बिस्कुट, मक्खन, डबल रोटी, अचार का होना तो बहुत जरूरी है। जो चीजें कुल्लू से मिल जाए वह तो मैं लाकर रख ही सकती हूँ। तारपीन का तेल भी मुझे कुल्लू से ही मिल जाएगा। उसने चाय की प्याली मेरे हाथ में दे दी तो मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकली और मैं चुपचाप छोटे छोटे घूंट भरने लगा। मेरे मन को उस समय एक तरह की जड़ता ने घेर लिया। कहाँ मिस पाल के बारे में दिल्ली के लोग सुनी हुई वे सब बातें और कहाँ उसके जीवन की यह एकांत विडंबना। ट्राउट मछली। मिस पाल की सारी परेशानी के बावजूद उस दिन उसे ट्राउट नहीं मिल सकी। पोस्ट मास्टर ने बताया कि मछली वाला उस दिन आया ही नहीं। मिस पाल के बहुत खुशामद करने पर भी मकान मालकिन का चौकीदार बाली दरिया से मछली पकड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि वह अपनी छड़ी पॉलिश कर रहा है, उसे फुर्सत नहीं है। मिसेस एटकिंसन के बच्चे ने एक मछली पकड़ी थी, मगर उसके पति ने उस दिन खास तौर पर मछली की कतलियों के लिए कहा था, इसलिए वह मछली मिस पाल को नहीं दे सकी थी। हाँ, पोस्ट मास्टर ने फ्रेंच बीन जरूर भेज दिए, चावल और सूखे फ्रेंच बीन। रात की रोटी के लिए मिस पाल का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। खाना बनाने में उसका मन भी नहीं लगा, जिससे चावल थोड़ा नीचे लग गए। खाना खाते समय मिस पाल बस अफसोस ही प्रकट करती रही। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ रंजीत, हर लिहाज में मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग बाहर मैदान में कुर्सियां निकाल कर बैठ गए तो उसने कहा। वह सिर के पीछे हाथ रखे आकाश की ओर देख रही थी। 12वीं या 13वीं की रात होने से आकाश में तीनों तरफ खुली चांदनी फैली थी। ब्यास की आवाज वातावरण में एक गूंज पैदा कर रही थी। वृक्षों की सरसराहट के अतिरिक्त मैदान की घास से भी एक धीमी धीमी सरसराहट निकलती प्रतीत होती थी। हवा तेज थी और सामने पहाड़ के पीछे से उठता हुआ बादल धीरे धीरे चांद की तरफ सरक रहा था। क्या बात है मिस पाल, तुम इस तरह गुमसुम क्यों हो रही हो? मैंने कहा। चावल थोड़े ही खराब हो गए तो उसमें इस तरह उदास होने की क्या बात? मिस पाल सामने पहाड़ की धुंधली रेखा को देखती रही, जैसे उसमें कोई चीज खोज रही हो। मैं सोचती हूँ रंजीत कि मेरे जीने का कोई भी अर्थ नहीं है, उसने कहा, और वह मुझे अपने आरंभिक जीवन की कहानी सुनाने लगी। उसे बहुत ही बड़ी शिकायत थी कि आरंभ में अपने घर में उसे जरा सुख नहीं मिला।
जहाँ तक कि उसने अपने माता पिता का स्नेह भी उसे नहीं मिला। उसकी अपनी माँ ने भी उसे प्यार नहीं किया। इसी वजह से वो 15 साल पहले ही भी अपना घर छोड़कर नौकरी करने के लिए निकल आई थी। सोचो, माँ को मेरा घर में होना ही बुरा लगता था, पिताजी को मेरे संगीत सीखने से चिढ़ थी। वो कहा करते थे कि मेरा घर घर है, रंडी खाना नहीं। भाइयों का जो थोड़ा बहुत प्यार था वो अभी भाभीियों के आने के बाद छिन गया। मैंने आज तक कितनी कितनी मुश्किलों से अपना पवित्रता को बचाया है, यह मैं नहीं जानती। तुम सोच सकते हो कि एक अकेली लड़की के लिए यह कितना मुश्किल होता है। मेरा लाहौर की तरफ घूमने जाने का मन था, वहाँ की कुछ तस्वीरें बनाना चाहती थी, मगर मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि मैं सोचती थी कि मर्द की पशु शक्ति के सामने मैं अकेली क्या कर सकूं। फिर तुम्हें पता है कि डिपार्टमेंट के लोग वहाँ मेरे बारे में कैसी कैसी बुरी बुरी बातें करते थे। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे वहाँ के एक एक आदमी से नफरत है। वे तुम्हारे बुखारिया और मिर्जा और जोरावर से। मैं तो कभी ऐसे लोगों के साथ बैठकर एक प्याली चाय भी पीना पसंद नहीं करती। तुम्हें याद है एक बार जोरावर सिंह ने मुझसे क्या कहा था? और वह फिर दफ्तर के जीवन की कई छोटी छोटी घटनाएं दोहराने लगी। जब मैंने देखा कि वह फिर से उसी वातावरण में जाकर खामखा अपना गुस्सा भड़क रही है, तो मैंने उसे फिर कहा कि वह अब दफ्तर के लोगों के बारे में ना सोचे, अपने संगीत और अपने चित्रों की बात ही सोचे। तुम यहाँ रहकर कुछ अच्छी अच्छी चीजें बना लो, फिर दिल्ली आकर अपनी प्रदर्शनी लगाना। मैंने कहा, जब लोग तुम्हारी चीज देखेंगे, तुम्हारा नाम सुनेंगे, तो अपने आप तुम्हारी कदर करेंगे ना। मैं प्रदर्शनी के किसी चक्कर में नहीं पड़ूंगी। मिसपाल उसी तरह सामने की तरफ देखती हुई बोली, तुम जानते ही हो इन सब चीज़ों में कितनी पॉलिटिक्स चलती है। मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहती। मेरे पास अभी 3-4 हज़ार रुपये है, जिसे मेरा काफ़ी दिन गुजर चल जाएगा। अब ये रुपये चुक जाएंगे। तो वह जैसे कुछ सोचती हुई चुप गई। मैं आगे की बात सुनने के लिए बहुत उत्सुक था, मगर मिसपाल कुछ देर बाद कंधे हिलाकर बोली, तो भी कुछ न कुछ हो ही जाएगा। अभी वह वक्त आया तो सही। बादल ऊंचा उठ रहा था और वातावरण में ठंडक बढ़ती जा रही थी। जंगल की तरफ से आती हुई हवा की गूंज शरीर में बार बार सिहरन भर देती। साथ के कॉटेज में रेडियो पर पश्चिमी संगीत चल रहा था। उससे आगे के कॉटेज में लोग खिलखिलाकर हंस रहे थे। मिसपाल अपनी आंखें मूंदे हुए मुझे बताने लगी कि होशियारपुर में उसे भृगु संहिता से अपनी कुंडली निकलवाई। उस कुंडली के फल के अनुसार इस जन्म में उस पर यह साफ है कि उसे कोई भी सुख नहीं मिल सकता, न धन का, न ख्याति का, न प्यार का। इस कारण भी भृगु संहिता में दिया था। अपने पिछले जन्म में वह सुंदर लड़की थी और नित्य संगीत आदि कलाओं में बहुत ही पटु थी। उसके पिता बहुत धनी थे और वह अकेली संतान थी। जिस व्यक्ति से उसका विवाह हुआ था वह बहुत सुंदर और धनी था, मगर मुझे अपनी सुंदरता और अपनी कला का बहुत मान था, इसलिए मैंने अपने पति का आदर नहीं किया। कुछ ही दिनों में वह बेचारा दुखी होकर इस संसार से चल बसा। इसलिए मुझ पर अब यह साफ है कि इस जन्म में मुझे सुख नहीं मिल सकता। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। अभी दिन में ही वह वहाँ के लोगों के अंधविश्वास की चर्चा करती हुई उनका मजाक उड़ा रही थी। सहसा मिसपाल भी बोलते बोलते चुप हो गई। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर स्थिर हो गई। उसके लिपस्टिक से रंगे हुए होंठ की तरह मैं जैसे उस समय कोई चीज कांप रही थी। काफी देर हम लोग चुपचाप बैठे रहे। बादलों ने चांद को छा लिया और चारों तरफ गहरा अंधेरा हो गया था। सहसा साथ के कॉटेज की बत्ती भी बुझ गई, जिससे अंधेरा और भी गहरा होने लगा। मिसपाल उसी तरह मेरी तरफ देख रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि मेरे आसपास की हवा कुछ भारी हो रही है। मैं सहसा कुर्सी से पीछे सरकाकर उठ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है अब रात काफी हो गई है, मैंने कहा, इसलिए अब चलकर सो जाएं और बातें अब सुबह होगी। हाँ, मिसपाल भी अपनी कुर्सी से उठती हुई बोली, मैं भी चलकर बिस्तर बिछा देती हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा बिस्तर बरामदे में बिछा दूँ या? हाँ, बरामदे में ही बिछा दो, अंदर काफी गर्मी हो। देख लो, रात की ठंडक हो जाएगी। कोई बात नहीं, बरामदे में हवा आती रहेगी तो अच्छा लगेगा। और बरामदे में लेटे हुए मैं देर तक जाली के बाहर देखता रहा। बादल पूरे आकाश में छा गया था और दरिया का शब्द बहुत पास आ गया था। जाली से लगा हुआ मकड़ी का जला हवा से हिलकर रहा था। पास ही कोई चूहा कोई चीज कुतर रहा था। अंदर कमरे से बार बार करवट बदलने की आवाज सुनाई दे रही। रंजीत, अंदर से आवाज आई तो मेरे शरीर में एक सिहरन भर गई। मिसपाल, सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं, बल्कि हवा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। और तभी टप 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 मोटी बूंदें पड़ने लगी। पानी की बौछारों से मेरा बिस्तर पर आने लगी तो मैंने करवट बदली। बरामदे की बत्ती मैंने जलती रहने दी
इसलिए कई चीज़ें इधर उधर बिखरी नजर आ रही थी। बिस्तर बिछाते समय मिसपाल को घर की काफ़ी उथल पुथल करनी पड़ी थी। मेरी चारपाई के पास ही एक तिपाई औंधी पड़ी थी और उसे जरा आगे तस्वीर की एक फ्रेम रास्ते पे गिरे थे। सामने के कोने में मिसपाल के ब्रश और कपड़े का एक ढेर उलझे हुए पड़े थे। अंदर की चारपाई चिरमराई और लकड़ी के फर्श पर पैरों की थप थप आवाज सुनाई दे रही। फिर सुराही में से चुल्लू पानी पीने की आवाज आने लगी। रंजीत, मिसपाल, प्यास तो नहीं लगी? नहीं। अच्छा, सो जाओ। कुछ देर मुझे लगता है जैसे मेरे आसपास एक बहुत तेज सांस चल रही जो धीरे धीरे दबे पैरों सारे वातावरण पर अधिकार करती जा रही और आसपास की हर चीज अपने पर उसका दबाव महसूस कर रही। पानी की बौछार कुछ धीमी पड़ने लगी। मैंने फिर जाली की तरफ देखा, करवट बदली और पहले की तरह बाहर देखने लगा। तभी पास की झन्न से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। क्या गिरा रंजीत? अंदर से आवाज आई। पता नहीं, शायद किसी चूहे ने कुछ गिरा दिया। सचमुच मैं यहाँ चूहों से बहुत तंग आ गई। मैं चुपचाप रहा। अंदर की चारपाई फिर चिरमिराई। अच्छा, सो जाओ। सारी रात पानी पड़ता रहा। सुबह सुबह वर्षा थम गई मगर आकाश साफ नहीं हुआ। सुबह उठकर चाय के समय तक मेरी मिसपाल से खास बात नहीं हुई। चाय पीते समय भी मिसपाल आधे अधूरे टुकड़ों में ही बात करती रही। मैंने उससे कहा कि मैं अब पहली बस से चला जाऊंगा तो उसने एक बार भी मुझे रोकने के लिए आग्रह नहीं किया। यूं साधारण बातचीत में भी मिसपाल काफ़ी तकल्लुफ़ बरत रही थी, जैसे किसी बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति के साथ बात कर रही हो। मुझे उसका सारा व्यवहार बहुत अस्वाभाविक लग रहा था। वह जैसे बात ना करने के लिए ही अपने छोटे छोटे कामों में व्यस्त रख रही थी। मैंने एक बार उसे हल्के से मजाक करने का प्रयत्न भी किया जिससे तनाव हट जाए और मैं उसे ठीक से विदा कर लेकर जा सकूं, मगर मिसपाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं आई। अच्छा तो मिसपाल, अब चलने की बात की जाए। आखिर मैंने कहा, तुम कल कह रही थी कि तुम भी कल्लू साथ चलोगी, तो अच्छा होगा कि तुम आज ही वहां से अपना सारा सामान भी ले आओ। बाद में फिर तुम आलस कर जाओगी। नहीं, मैं आलस नहीं करूंगी, मिसपाल बोली। किसी दिन जाकर जो कुछ लाना है सब ले आओ। और फिर बरामदा में बिखरे हुए कपड़े को बिना मतलब ही उठाकर इधर से उधर रखते हुए उसने कहा, आज बरसात का दिन है इसलिए आज नहीं जाऊंगी, कल या परसों किसी समय देखूंगी। लाने के लिए कितनी ही चीजें हैं, इसलिए अच्छी तरह सब सोच कर जाना चाहिए। आज फिर हुआ दिन है इसलिए आज नहीं। घिरा हुआ दिन है तो क्या हुआ, घर का सामान नहीं आएगा? मैंने अपने आग्रह से उसे सुलझाने की चेष्टा करते हुए कहा, मुझे बताओ कि घी और तारपीन के डिब्बे कहाँ रखे हैं। कोई बड़ा थैला हो तो वह भी साथ में ले लो, उठकर चीजें में आ जाएगी। यहाँ से जो भी बस मिलेगी उसमें हम लोग साथ साथ चल चलेंगे। मैं कुल्लू से 12 बजे की बस पकड़कर आगे चल जाऊंगा। तुम्हें तो उधर से लौटने के लिए सारा दिन बस मिलती रहेगी। मैं जानबूझकर इस तरह का बात कर रहा था जैसे मिसपाल का साथ चलना निश्चित हो, हालांकि मैं जानता था कि वह टालने का पूरा प्रयत्न करेगी। मिसपाल इधर से उधर जाती हुई ढूंढ ढूंढ कर अपने करने के लिए काम निकाल रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे मेरी बातें उसे बिल्कुल व्यर्थ लग रही और वह जल्द से जल्द अपने एकांत में लौटना चाहती। देखो, कभी कभी यहाँ बस में एक भी सीट नहीं मिलती, उसने कहा। 2-2 सीट मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तुम मेरी वजह से अपनी 12 बजे की बस क्यों मिस करते हो? तुम चले जाओ, मैं कल या परसों जाकर जो कुछ भी मुझे लाना है ले आऊंगी। और जैसे सहसा कोई काम याद आ जाने से वह जल्दी अपना चेहरा दूसरी तरफ हटाए हुए कमरे में चली गई। कुछ देर में वह पेटीकोट लिए कमरे से बाहर आई। पेटीकोट की एंडिया काटी गई थी, जैसे नुकसान की परेशानी की वजह से वो चेहरे सख्त हुए हैं। उसके तरफ कोने में फेंक दिया और किसी तरह की कठिनाई से बोली, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम चले जाओ। तुम्हें पता है कि मुझे तो अकेला ही ये 2 सीट चाहिए। ये सब बहाने तुम रहने दो, मैंने कहा। एक बस में जगह नहीं मिलेगी तो दूसरी बस मिल जाएगी। तुम इधर आकर मुझे बताओ कि वे डब्बे कहाँ रखे हैं। मिसपाल शायद ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसने मेरी बात का विरोध नहीं किया। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी ढूंढती, उसने कहा। आंखें बचाती हुई रसोई घर में चली। पहली बस में सचमुच हम लोगों की जगह नहीं मिली। ड्राइवर ने बस वहाँ रोकी ही नहीं और हाथ के इशारे से कह दिया बस में जगह नहीं है। दूसरी बस में भी जगह नहीं थी, मगर किसी तरह कहकर हमने उसमें अपने लिए जगह बना ली। मगर हम कुल्लू काफ़ी देर से पहुँचे क्योंकि रात की बरसात से एक वजह सड़क टूट गई थी और उसकी मरम्मत की जा रही थी। हमारे कुल्लू पहुँचने के लगभग
साथ ही 12 बजे की बस भी मनाली से आ पहुंची। 11:15 हो चुके थे। मैंने अंदर जाकर अपने सामान का पता किया, फिर बाहर मिसपाल के साथ आ गया। मिसपाल ने खाली डब्बे अपने दोनों हाथों में संभाले रखे थे। मैं डब्बे उसके हाथ से लेने लगा तो उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। चलो पहले बाजार से चलकर तुम्हारा सामान खरीद ले, मैंने कहा। अब सामान की बात रहने दो, उसने कहा। तुम्हारी बस आ गई है, तुम इसमें चले जाओ। सामान तो मैं किसी भी समय खरीद लूंगी। तुम्हें इस बात फिर किसी बस में जगह नहीं मिलेगी। 2 बजे की बस मनाली से भी भरी हुई आती है। तुम्हारा एक दिन और यहाँ खराब होगा। दिन खराब होने की क्या बात है, मैंने कहा। पहले चलकर बाजार से सामान खरीद लेता है। अगर आज सचमुच किसी बस में जगह नहीं मिली तो मैं तुम्हारे साथ लौट चलूंगा और कल किसी बस से चला जाऊंगा। मुझे वापस पहुंचने की ऐसी कोई जल्दी नहीं है। नहीं, तुम चले जाओ, मिस पाल हट के साथ बोली। अपने लिए खामखा मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं? अपना सामान तो मैं जब कभी भी ले लूंगी, मगर मुझे लगता है कि आज तुम ये डब्बे इसी तरह लिए हुए लौट जाओगी। अरे नहीं। मिस पाल की आंखें उमड़ आई। वह अपने आंसुओं को रोकने के लिए दूसरी तरफ देखने लगी। तुम समझते हो मैं अपने शरीर की देखभाल ही नहीं करती। अगर ना करती तो यह इतना शरीर ऐसे ही होता। लाओ पैसा दो, मैं तुम्हारी टिकट ले आती। देर करोगी तो इस बस में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम इस तरह जिद क्यों करती हो मिस पाल? मुझे जाने की सचमुच ऐसी कोई जल्दी नहीं, मैंने कहा। मैंने तुमसे कहा है तुम पैसे निकालो, मैं तुम्हारी टिकट ले आऊँ। मगर नहीं, तुम रहने दो। कल का तुम्हारा टिकट मेरी वजह से खराब हुआ था। मैं फिर तुमसे पैसा किस लिए मांग रही हूँ? और वह डब्बे वहीं रखकर झटपट टिकट की तरफ बढ़ गई। ठहरो मिस पाल, मैंने असमंजस में अपना बटुआ जेब से निकाल लिया। तुम रुको, मैं अभी आ रही हूँ। तुम उतनी देर में अपना सामान निकलवा कर ऊपर रखवाओ। मेरा मन उस समय ना जाने कैसा हो रहा था। फिर भी मैंने अंदर से अपना सामान निकलवाया और बस की छत पर रखवा दिया। मिस पाल तब तक टिकट घर से बाहर खड़ी थी। शनिवार होने के कारण उस दिन स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई थी। बहुत से बच्चे बस्ते लटकाए सुल्तानपुर की पहाड़ियों से नीचे आ रहे थे। कई बच्चे बस की सवारी को देखने के लिए वहां आसपास जमा हो गए थे। मिस पाल उस समय प्याजी रंग की सलवार कमीज पहनी थी और ऊपर काला दुपट्टा लिए थे। उन कपड़ों की वजह से उसका शरीर पीछे से और भी फैला हुआ लगता। बच्चे एक दूसरे से आगे होते हुए टिकट घर के नजदीक जाने लगे। मिस पाल टिकट घर की खिड़की पर झुकी हुई थी। एक लड़के ने धीरे से आवाज लगाई, कमाल है भाई, कमाल है। इस पर आसपास के खड़े बहुत से बच्चे हंस दिए। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी भारी मन पर एक और बड़ा पत्थर डाल दिया हो। बच्चे सब के सब टिकट घर के आसपास जमा हो गए थे। आसपास में फुसुर फुसुर कर रहे थे। मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि उसमें मिस पाल का ध्यान खामखा उनकी तरफ चला जाता। मैं उधर से अपना ध्यान हटाकर दरिया की तरफ आते हुए लोगों को देखने लगा। फिर भी बच्चों को खुसुर फुसुर मेरे कानों पर पड़ती रही। 2 लड़कियां बहुत ही धीरे धीरे आपस में बात कर रही थी। मर्द है, नहीं औरत है। तू सिर के बाल देख, बाकी शरीर देख, मर्द है। तू कपड़े देख और सब कुछ देख, औरत है। आओ बच्चों आओ, पास से देखो। मिस पाल की आवाज से मैं चौंक गया। मिस पाल टिकट लेकर खिड़की से हट गई थी। बच्चे उसे आते देख आ गई कहते भाग खड़े हुए। एक बच्चे ने सड़क के उस तरफ जाकर फिर जोर से आवाज लगाई, कमाल है भाई, कमाल है। मिस पाल सड़क पर आकर कई कदम पीछे बच्चों के पीछे चल गई। आओ बच्चों, यहाँ आओ, हमारे पास आओ, वह कहती रही। तुम्हारे मरेंगे नहीं, टॉफियाँ देंगे, आओ। मगर बच्चों के पास आने की बजाय और भी दूर भाग गए। मिस पाल कुछ देर सड़क के बीच रुक गई, फिर दौड़कर मेरे पास आई। उस समय उसके चेहरे पर भाव बहुत विचित्र लग रहा था। उसकी आंखों में आए हुए आंसू नीचे गिरने को हो रहे थे। उन्हें झुठलाने के लिए वह एक फीकी हंसी का प्रयत्न कर रही थी। उसने अपने होठों के जाने के लिए तरह का काटा था कि एक आध जगह से उसकी लिपस्टिक नीचे फैल गई थी। उसकी घिसी हुई कमीज की सीवन कंधे के पास से खुल गई थी। खूबसूरत बच्चे थे नहीं, उसने आंख झपकते हुए कहा। मैंने उसकी बात का समर्थन करने के लिए सिर हिलाया तो मुझे लगा कि मेरा सिर पत्थर की तरह भारी हो गया है। उसके बाद मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मिस पाल मुझसे क्या कह रही है और मैं उससे क्या बात कर रहा हूँ। जैसे आंखें और शब्दों के साथ विचारों का कोई संबंध ही नहीं रहा था। मुझे इतना याद है कि मैंने मिस पाल को टिकट के पैसे देने का प्रयत्न किया, मगर वो पीछे हट गई। मुझे बहुत अनुरोध करने पर भी उसने पैसे नहीं दिए, मगर किसी के अवचेतन प्रक्रिया से हम लोगों के बीच का अब बातचीत का सूत्र बन रहा है। यह मैं नहीं जान सकता।
मेरे कान उसे बोलते सुन रहे थे और अपने को भी, परंतु वह वैसे दूर ध्वनियाँ थीं, अस्पष्ट अर्थहीन। जो बात मैं ठीक से सुन सका वह यही थी, और वहाँ जाकर रंजीत, दफ्तर में मेरे बारे में किसी से बात मत करना, समझे? तुम्हें पता है कि वे लोग कितने ओछे हैं, बल्कि अच्छा होगा कि तुम किसी को यह भी ना बताओ कि तुम मुझे यहाँ मिले थे। मैं नहीं चाहती कि वहाँ कोई भी मेरे बारे में कुछ भी जाने या बातें करे, समझे? बस तब स्टार्ट हो रही थी। मैं खिड़कियाँ से झाँक कर मिस पाल को देख रहा था। बस चली तो मिस पाल हाथ हिलाने लगी। दोनों खाली डब्बे वो अपने हाथों में लिए हुए थी। मैंने भी एक बार उसकी तरफ हाथ हिलाया और बस के मुड़ने तक हिलाते हुए खाली डब्बों को ही देखता रहा।